वेलकम टू एमटी लर्निंग, एक प्रभावी पहल। साथियों, हम सेशन नंबर 4 पर पहुंच चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक है नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। वीडियो को तुरंत लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। चैप्टर नंबर 2 प्लानिंग एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड हमने सारी वीडियो को अपलोड कर दिया है। ये हमारा लास्ट टॉपिक है नीति आयोग। इसको समझते हैं और उसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 2 भी कंप्लीट हो जाएगा। आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर विजिट कीजिए और एक एक वीडियो को देखिए, उसका आनंद लीजिए। तो आइए फटाफट से शुरू करते हैं अपना काम। नीति आयोग। तो नीति आयोग है क्या? देखिए, प्लानिंग कमीशन सर्व एज अ प्लानिंग व्हीकल फॉर अ क्लोज 6 decade विद अ फोकस ऑन अ कंट्रोल एंड कमांड अप्रोच। तो साथियों, ये माना गया कि प्लानिंग कमीशन जो है लंबे समय से काम कर रहा था। लगभग 6 दशकों से 60 साल से ज़्यादा वो काम कर रहा था। और यही माना गया कि प्लानिंग कमीशन की जो स्थापना हुई थी, जैसा कि हम जानते हैं कि प्लानिंग कमीशन को यूएसएसआर के मॉडल से जो है ड्राइव किया गया था। और ये कहा गया कि प्लानिंग कमीशन जो है वो एक सेंट्रलाइज मॉडल है, यानी कि केंद्र सरकार का कंट्रोल उस पर ज्यादा है। वो एक कमांड अप्रोच को काम कर रहा है, यानी कि एक ऐसी धारणा को लेकर के चल रहा है जहां पर सत्ता में बैठे हुए लोग, या कहें कि सेंटर लेवल पर जो लोग बैठे हुए हैं, वो पॉलिसी बनाते हैं और ग्राउंड पर इंप्लीमेंट कर देते हैं। जिस कारण से कोई बड़ा चेंज नहीं आ पा रहा है, क्योंकि ग्राउंड की रियलिटी उनको पता नहीं होती है। इसी कारण से प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया गया। किससे? नीति आयोग से। तो निश्चित रूप से स्टूडेंट, ये बात तो स्वाभाविक हो गई कि जब प्लानिंग कमीशन को आप रिप्लेस कर रहे हो नीति आयोग से, तो कुछ ना कुछ तो आप मेजर चेंजेस लेकर के आओगे ही। तो मेजर चेंजेस कौन से आए? ये फोकस किया गया बॉटम अप्रोच। तो बॉटम अप अप्रोच क्या थी? बॉटम अप अप्रोच ये थी कि जमीन से, यानी कि जो ग्राउंड रियलिटी है, उसको समझ करके पॉलिसी बनाई जाए। दूसरा पॉइंट है मैक्सिमम गवर्नेंस। तो मैक्सिमम गवर्नेंस का मतलब ये हो गया कि जो गवर्नमेंट है वो इस प्रकार की कंडीशन बनाए जहां पर ज्यादा से ज्यादा काम हो सके। मिनिमम गवर्नमेंट। मिनिमम गवर्नमेंट का मतलब ये है कि जो गवर्नमेंट के रूल एंड रेगुलेशन है उसको इजी किया जाए, उसको जो है और ज्यादा फ्लेक्सिबल बनाया जाए, ताकि आसानी से काम हो सके, कोई भी काम में, किसी भी प्रोजेक्ट में कोई डिले ना हो। इकोइंग द स्पिरिट ऑफ अ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। तो प्यारे साथियों, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का क्या मतलब होता है? कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का मतलब ये होता है कि जहां पर सेंटर और स्टेट आपस में कोऑपरेट करें और मिलकर के देश को आगे बढ़ाएं, देश का विकास करें। तो ये नीति आयोग के मुख्य मुख्य बिंदु थे जिस पर नीति आयोग आधारित है। तो आइए समझते हैं कि प्रशासनिक ढांचा है क्या इसका। माफ कीजिएगा, सॉरी। चेयरपर्सन प्रधानमंत्री होते हैं, प्लानिंग कमीशन के ही प्रधानमंत्री होते हैं, तो नीति आयोग के भी वही होंगे। वाइस चेयरमैन जो है वो पीएम ही अपॉइंट करेंगे, तो पीएम के ही हाथ में है। गवर्निंग काउंसिल में कौन कौन होंगे? सभी स्टेट्स के सीएम होंगे, लेफ्टिनेंट गवर्नर होंगे यूनियन टेरिटरी के। रीजनल काउंसिल बनाई गई हैं, जो कि जो रीजनल इश्यूज हैं, चीफ मिनिस्टर को जो है साथ लेकर के काम करेंगे, जो कि पीएम ही चेयर कर रहे होंगे, पीएम ही नॉमिनेट करेंगे रीजनल काउंसिल को भी। एडहॉक मेंबर कौन कौन से हैं? 2 मेंबर इन एक्स ऑफिसर कैपेसिटी फ्रॉम अ लीडिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑन रैशनल बेसिस। यानी कि जो जो इंडिया के अंदर जो बड़े इंस्टीट्यूट हैं, जो गवर्नमेंट के लिए ही काम कर रहे हैं, उनके दिशा निर्देशों पर ही काम कर रहे हैं, वहां से जो है बड़े एक्सपर्ट्स को बुलाया जाएगा और बिठा दिया जाएगा, तो वो काम कर रहे हैं। एक्स ऑफिस ऑफ मेंबरशिप मैक्सिमम 4 फ्रॉम यूनियन काउंसिल मिनिस्टर टू बी नॉमिनेटेड बाय पीएम। तो प्रधानमंत्री ही जो है 4 मंत्रियों को अपॉइंट कर सकते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर के पास ही तो पूरी पावर है यहाँ पर। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो होंगे, जो अपॉइंटेड बाय पीएम, वो भी पीएम ही अपॉइंट करेंगे, सरकार ही उनको अपॉइंट करेगी, उनको फिक्स टेन्योर करेगी। स्पेशल इनवाइटीज किनको बुलाया जाएगा? बड़े बड़े एक्सपर्ट को, स्पेशलिस्ट को, जो है नॉलेज जिनके पास ज्यादा है, वो सारे एक्सपर्ट्स को बुलाया जाएगा और नीति आयोग में काम करवाया जाएगा। तो प्यारे साथियों, नॉमिनेटेड बाय द पीएम, तो इनको भी प्रधानमंत्री ही अपॉइंट करेंगे। तो आप साथियों ध्यान से देखिए कि नीति आयोग के अंदर भी ज्यादातर जो पावर है वो प्रधानमंत्री के ही पास है अपॉइंटमेंट करने की। तो हम ये नहीं कह रहे कि ये ठीक नहीं है, लेकिन हमें ये समझना होगा कि पावर कहां पर वेस्टेड है, किसके हाथों में पूरी ताकत है। देखिए, नीति आयोग के ऑब्जेक्टिव कौन कौन से, आखिर ये क्या ऑब्जेक्टिव लेकर के काम कर रहा है? टू फोस्टर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात ये कर रहा है, ये हम समझ चुके हैं, ठीक है। एंड स्ट्रक्चर सपोर्ट इनिशिएटिव एंड मैकेनिज्म विद द स्टेट्स ऑन अ कंटिन्यू बेसिस, रिकॉग्नाइजिंग दैट द स्ट्रॉन्ग स्टेट मेक अ स्ट्रॉन्ग नेशन। तो इनका नारा हो गया कि भैया राज्य मजबूत होगा तो देश मजबूत होगा। ये बिल्कुल ठीक बात है। आप स्टेट को मजबूत करिए और देश मजबूत हो जाएगा। और स्टेट को जो है आप इनिशिएट सपोर्ट करेंगे, आप उनको मैकेनिज्म प्रोवाइड कराएंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा वो काम कर सके। बहुत बढ़िया बात है, होना भी ऐसा ही चाहिए। टू डेवलप अ मैकेनिज्म टू फॉर्मुलेट अ क्रेडिबल प्लान एट द विलेज लेवल, यानी कि गांव के स्तर तक, ग्रामीण स्तर तक जो है योजनाएं बनाई जाएंगी। बहुत अच्छी बात है
ग्रामीण स्तर तक योजनाएं बननी चाहिए और उसको प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेशन होना भी चाहिए। टू इंश्योर ऑन द एरिया दैट आर स्पेसिफिकली रेफर टू इट दैट द इंटरेस्ट ऑफ अ नेशनल सिक्योरिटी आर इनकॉर्पोरेटेड इन इकोनॉमिक स्ट्रेटेजी। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा उद्देश्य है। जो भी आप इकोनॉमिक पॉलिसी बनाते हैं उस पॉलिसी को नेशनल सिक्योरिटी के साथ वो इनकॉर्पोरेट करना चाहिए, देश की सुरक्षा के साथ वो उसको जोड़ना चाहिए और ये देखना चाहिए कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है अगर वो मजबूत होगी तो देश की सुरक्षा भी उतनी ही मजबूत होगी। आगे देखते हैं, टू पे स्पेशल अटेंशन टू सेक्शन ऑफ अवर सोसाइटी दैट मे बी एट रिस्क ऑफ नॉट बेनिफिटिंग, यानी कि जिनको अब तक लाभ नहीं मिला है उन सोसाइटीज को बेनिफिट देना ये बहुत जरूरी काम है। सोसाइटी में इक्वालिटी लेकर के आना बहुत महत्वपूर्ण काम होता है ये। साथियों, आपको मजा आ रहा है ना लेक्चर में? आपको रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कीजिए, तुरंत शेयर कर दीजिए। टू प्रोवाइड एडवाइस एंड एनकरेज अ पार्टनरशिप बिटवीन अ स्टेक होल्डर्स नेशनल इंटरनेशनल लाइक माइंडेड थिंक टैंक एज वेल एज एजुकेशनल पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट, यानी कि जितने भी देश के अंदर बड़े बड़े इंटेलेक्चुअलिज्म है, जितने भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं, जितने भी बड़े बड़े बुद्धिजीवी लोग पढ़े लिखे लोग हैं, उन सब के बीच में एक कोऑपरेशन एक पार्टनरशिप को स्टैब्लिश करना ताकि सभी लोग मिलकर के काम कर सके। तो ये बहुत अच्छी पहल है, ऐसा होना भी चाहिए। सब लोग मिलकर के काम करेंगे तभी देश आगे बढ़ेगा, क्यों ऐसे ही बढ़ेगा ना। to offer a platform for a resolution of intersectoral इंटरडिपार्टमेंटल इश्यूज। देखिए अलग अलग सेक्टर के बीच में जो इश्यूज हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट के बीच में जो इश्यूज हैं उनको सॉल्व करना। एग्जाम्पल के लिए कि मान लीजिए कोई सरकार डेवलपमेंट करना चाहती है, रोड रोड बनाना चाहती है, लेकिन जंगल का काटना पड़ेगा, पेड़ काटने पड़ेंगे, तो एनवायरमेंटल डिपार्टमेंट अप्रूवल नहीं दे रहा है और दोनों के बीच में झगड़ा हो रखा है और काम कुछ हो नहीं रहा है। तो ये सारी चीजों का सामना ना करना पड़े इसके लिए आपको एक काम करने की जरूरत है, तो नीति आयोग ये भी काम कर रहा है। To maintain a state of the art resources center by a repository of research and a good governance, तो my dear student good governance के लिए ठीक है रिसोर्सेज सेंटर बनाने की जरूरत है, जहां पर आप ऐसे ऐसे सेंटर्स को डेवलप कीजिए जहां पर अच्छे से अच्छी गवर्नेंस के बारे में सीखा जा सके, सिखाया जा सके, प्रैक्टिस की जा सके, डेवलपमेंट के बारे में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में काम किया जा सके। आइए आगे समझते हैं क्या क्या है नीति आयोग के आगे। लेकिन नीति आयोग के सामने बड़े चैलेंजेस हैं। सबसे बड़े चैलेंजेस तो यही है कि जो ऑब्जेक्टिव इन्होंने पेश किया है उसी ऑब्जेक्टिव को, पॉलिसी को, प्लानिंग को, स्ट्रेटेजी को लागू करना, यही सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि इतने खतरनाक खतरनाक आपने ऑब्जेक्टिव रखे हैं जिसको ग्राउंड रियलिटी पर इंप्लीमेंट करना बहुत मुश्किल काम है। ऑब्जेक्टिव तो आप लंबे लंबे बना लीजिए, खैर। टू बिल्ड द ट्रस्ट फेथ एंड कॉन्फिडेंस मोर देन द प्लानिंग कमीशन। देखिए प्लानिंग कमीशन को लेकर के लोगों को विश्वास था, आम जनता तक जानती थी कि देश के अंदर एक योजना आयोग है और वो योजनाएं बनाता है, लेकिन नीति आयोग को लेकर के क्या वो विश्वास आ पाएगा? ये नीति आयोग के सामने सबसे बड़ा चैलेंज है, ठीक है। इसके अलावा नीति आयोग को कुछ पावर एक्स्ट्रा दी गई है जो बजटरी प्रोविजन के तहत दी गई है, जिसके अंदर जो है नॉट इन टर्म्स ऑफ प्लान एंड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर बट रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर एज अ हायर रेट ऑफ इंक्रीज इन कैपिटल एक्सपेंडिचर कैन रिमूव इंफ्रास्ट्रक्चरल डेफिसिट एट ऑल लेवल ऑफ ऑपरेशन इन इकोनॉमी। तो जितना भी रेवेन्यू से रिलेटेड मामले हैं नीति आयोग उसको भी देखता है और उसको बढ़ाना, उसको आगे करना, ये भी नीति आयोग का बहुत महत्वपूर्ण काम रहा है। ये चुनौती है एक प्रकार की। आइए इसको समझते हैं। देखिए प्लानिंग कमीशन और नीति आयोग में क्या डिफरेंस है इसको समझना बहुत जरूरी है। इट सर्व एज एन एडवाइजरी थिंक टैंक। तो नीति आयोग क्या है कि एक थिंक टैंक के रूप में काम कर रहा है। थिंक टैंक मतलब कि कुछ विचारक लोग हैं जो विचार करते हैं और अपनी योजनाओं को पेश करते हैं। प्लानिंग कमीशन क्या था? ये एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी थी, यानी कि एक जो है संविधान के इतर हट करके एक बड़ी बॉडी थी। इट ड्रॉज अ मेंबरशिप फ्रॉम अ वाइडर एक्सपर्टीज। इसमें बहुत सारे एक्सपर्ट लोगों को शामिल किया गया है। प्लानिंग कमीशन में बहुत ही लिमिटेड लोग होते थे। नीति आयोग के अंदर जो है स्पिरिट ऑफ अ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात की जाती थी। यहाँ पर क्या होता था प्लानिंग कमीशन में? स्टेट पार्टिसिपेटेड एज अ स्पेक्टेटर इन एनुअल प्लानिंग मीटिंग्स। तो यहाँ पर राज्य केवल स्पेक्टेटर होते थे, देखते थे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, बस। तो राज्यों का कोई जो है कंट्रीब्यूशन था नहीं। नीति आयोग के अंदर जो है सीईओ प्रधानमंत्री अपॉइंट करते हैं। यहाँ पर सेक्रेटरी वर अपॉइंटेड थ्रू द यूजुअल प्रोसेस, तो यूजुअल प्रोसेस के तहत ही होता है। यहाँ पर बॉटम अप्रोच है नीति आयोग में और वहां पर टॉप डाउन अप्रोच थी, तो अप्रोच तो चेंज हो गई। इट डज नॉट पोजेस अ मैंडेट टू इम्पोज पॉलिसीज। और यहाँ पर क्या है कि इम्पोज पॉलिसी ऑन स्टेट एंड टाइड एलोकेशन ऑफ अ फंड इट अप्रूव्ड। तो जितना पैसा आता था उसी के अकॉर्डिंग जो है पॉलिसी इंप्रूव होती थी प्लानिंग कमीशन में, और यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। तो ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है पॉलिसीज को इम्पोज करना। इट डज नॉट हैव अ पावर टू एलोकेट फंड, और फंड एलोकेट करने की कोई पावर नहीं है, जो कि वो तो वित्त मंत्री के पास है, ठीक है। लेकिन प्लानिंग कमीशन में ऐसा जो है इट हैड अ पावर टू एलोकेट। प्लानिंग कमीशन जो है पैसा भी डिस्ट्रीब्यूट करता था स्टेट गवर्नमेंट को। तो ये प्लानिंग कमीशन और नीति आयोग के बीच में मेजर डिफरेंसेस हैं। साथियों आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखिए, 2-3 बार देखिए जिससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। और अपने फ्रेंड्स के बीच में वीडियो को एलोकेट कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर द लिसनिंग। आगे नेक्स्ट वीडियो चैप्टर नंबर 3 में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।